हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेट्स लर्न क्लासेस। अब आज जो टॉपिक हम हमारी जो यूनिट चल रही थी कौन सी, नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स, उसको ही कंटिन्यू करेंगे। उसमें लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। तो उसी की कंटिन्यूशन में एक टॉपिक आता है एक्सपेंडिचर का। ठीक है, कि हमारा एक इकोनॉमी में ओवरऑल एक्सपेंडिचर कितना होता है। पहले एक्सपेंडिचर समझो। जैसे मैंने बोला कि मैं एक दुकान पे कुछ सामान खरीदने गया, मैंने एक चीज़ थी 10 रुपये की, तो मैंने वहाँ पर 10 चीज़ खरीदी। तो मैंने कितना खर्चा किया, 10 × 10, तो मैंने कितना किया, 100 रुपये खर्चा किया। तो 100 रुपये हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर हुआ। ऐसी ओवरऑल इकोनॉमी में हमने एक्सपेंडिचर कितना किया, मतलब कि गुड्स पर कितना ओवरऑल खर्चा हुआ। अब चाहे वो कैपिटल गुड्स हो चाहे वो कंज्यूमर गुड्स हो, दोनों पे कितना खर्चा हुआ वो होता है एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यहीं एक्सपेंडिचर से हमारे दो एक्सपेंडिचर निकलेंगे, एक होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक होता है हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या, देखो जो हमने कंज्यूमर ने हमारे खर्चा किया था किस पे, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, या कंज्यूमर गुड्स पे जो खर्चा किया था, अब वो कंज्यूमर गुड्स में सारे आ जाएंगे, ड्यूरेबल वाले, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सर्विसेज, सारी चीज़ें आ जाएंगी। जहाँ पर जितना खर्चा हुआ कंज्यूमर गुड्स पर, तो उन्हीं को अपन बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अपन डिस्कस कर रहे हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अपना। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में सबसे पहले बात आती है कि यार कंज्यूमर होते कौन कौन है। देखो कंज्यूमर्स, वैसे तो देखो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं कंज्यूमर हैं। क्या जो प्रोड्यूसर हैं वो सिर्फ प्रोड्यूस करते हैं, वो खुद भी कुछ कंज्यूम नहीं करते, वो खुद भी कंज्यूम करते हैं गुड्स को, खुद भी खाते पीते रहते हैं, खुद भी घरों में रहते हैं, तो कंज्यूम तो करते हैं चीज़ों को। और कंज्यूमर नॉर्मल भी होते हैं। तो कंज्यूमर हमने 3 कैटेगरी में बांटे। ठीक है, तो पहला होता है हमारा हाउस होल्ड, मतलब कि हाउस होल्ड कौन होते हैं, जो नॉर्मल कंज्यूमर होते हैं, जो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए जो गुड्स को खरीदते हैं, वो होते हैं हाउस होल्ड सेक्टर वाले। ठीक है, तो एक हाउस होल्ड सेक्टर हो गया। अब एक गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट भी करती है गुड्स का कंजम्पशन। जैसे कि हमारा गवर्नमेंट अपने स्कूलों में क्या चलाती है, मिड डे मील प्रोग्राम चलाती है। जैसे कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है जो नेसेसरी सामान है, जो गरीब लोग हैं उनको। तो खर्चा कौन कर रहा है, गवर्नमेंट ही तो कर रही है। और किस पे कर रही है, कंजम्पशन पे। तो वो गवर्नमेंट भी है जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है। जैसे कि मिड डे मील वाला हो गया, पीडीएस सिस्टम सुना होगा आपने, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो राशन सिस्टम चलता है अपने बीपीएल वाला, कार्ड वाला, वो भी क्या है, एक एग्जांपल है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रही है। तो एक हाउस होल्ड सेक्टर कौन, जो अपने नीड्स या वांट्स को पूरा करने के लिए जो गुड्स को खरीदते हैं, वो होते हैं हाउस होल्ड सेक्टर, जो नॉर्मल कंज्यूमर बोलते हैं अपन। सेकंड, गवर्नमेंट भी कंज्यूमर होती है, जो बताया। हाँ, गवर्नमेंट डिफेंस गुड्स भी खरीदती है, तो वो भी क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। हालांकि वो पूरी इकोनॉमी के लिए खर्चा कर रही है, पर वो क्या है तो कलेक्टिव, पर लेकिन है क्या, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और तीसरा होता है एनजीओ। आपने देखा होगा कि अभी अभी के एग्जांपल में देखो, जैसे कि अभी वायरस फैल रहा है, तो उसमें क्या कर रहे हैं, जो नीडी पर्सन है और जो गरीब लोग, उनको हेल्प करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनजीओस, मतलब जो नॉट प्रॉफिट वाली ऑर्गेनाइजेशन वाली होती है बात, वो लोग भी, चैरिटी वाले लोग भी आगे आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वो भी कंजम्पशन कर रहे हैं। वो मतलब कि खुद कंजम्पशन नहीं करते, पर खर्चा तो वो करते हैं, और वो देते किसको है, नीडी पर्सन को। पर हो क्या रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये चैरिटी वाले लोग, हाउस होल्ड और गवर्नमेंट, अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें, मतलब कि हाउस होल्ड वाला अपना, और साथ में हमारा गवर्नमेंट का खर्चा ये वाला, और हमारा साथ में कौन सा, चैरिटी वाला, इसको अगर हम सबको तीनों को अगर हम ऐड करते हैं, तो हमारा क्या बनता है, ओवरऑल एक इकोनॉमी में कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हुआ, मतलब कि ओवरऑल इकोनॉमी में कितना लोग कंजम्पशन पे खर्चा कर रहे हैं, ओवरऑल हमारा निकल के आ जाएगा कब, हम तीनों को ऐड करते हैं। तो एक हमारा एक्सपेंडिचर हो गया कौन सा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब बात आती है दूसरे की, जो है हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये इतना सिंपल नहीं है, इसमें थोड़ी चीज़ें टिपिकल रहती है। और ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, ये कहाँ से लिंक है अपना, अपन ने पढ़ा था कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो ये वहाँ से लिंक है थोड़ा। अब देखते हैं इन्वेस्टमेंट है क्या। देखो सबसे पहले बात आती है कि यार इन्वेस्टमेंट है क्या। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर समझने से पहले अपन को ये समझना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट क्या है। जैसे अपन ने कंजम्पशन पहले समझा, कंजम्पशन क्यों करते हैं, अपनी नीड्स और वांट्स को पूरा करने के लिए। अब इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, और इन्वेस्टमेंट करता कौन है। इन्वेस्टमेंट जनरली कौन करता है, प्रोड्यूसर जो करते थे कैपिटल गुड्स पर खर्चा, अपन ने जो वहाँ पढ़ा था, जो कैपिटल गुड्स हैं वो किसके हैं, प्रोड्यूसर के हैं। जो प्रोड्यूसर खर्चा करते हैं, मतलब कि अब देखो ये कंजम्पशन पे नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है, मतलब कि ये अपने बिजनेसेस में पैसा लगा रहे होंगे, तो ये होता है हमारा क्या, इन्वेस्टमेंट। जैसे कि हमने कैपिटल गुड्स की बात करी थी, कैपिटल गुड्स क्या रिप्रेजेंट करता है, कि हमारे पास कितना कैपिटल स्टॉक है, तो वो वाली बात आती है। तो इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाएगा, देखो जैसे मैंने बोला कि इन्वेस्टमेंट क्या है। जैसे मैंने इस साल, मेरी पिछले साल मेरे पास 4 मशीनें थी, तो मेरे पास ओपनिंग में कितना बैलेंस हुआ, 4 मशीन का। और जब मैंने क्लोजिंग बैलेंस देखा तो मेरे पास 6 मशीन थी, तो मतलब मैंने कितने एडिशन इस साल ली, 2।
तो ये क्या था, एडिशन था। मतलब इस साल मैंने कितना पैसा लगाया वो किसका था, सिर्फ 2 मशीन का। तो वो कैसे निकला मेरा, मैंने क्या किया, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ऐसे ही हमारा इन्वेस्टमेंट भी निकलता है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि हमने इस साल मतलब कि जो करंट ईयर में हमने कितना नया पैसा लगाया है, मतलब कि कितना नया कैपिटल स्टॉक बनाया है, वो क्या होता है, हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। तभी इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम होता है कैपिटल फॉर्मेशन। फॉर्मेशन वर्ड आ रहा है, और कैपिटल तो समझते हो, कैपिटल स्टॉक वाला। फॉर्मेशन मतलब कि कितनी नई कैपिटल मार्केट में आ रही है, नई कैपिटल कितनी फॉर्म हो रही है, वो वाली बात आती है। तभी इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम होता है कैपिटल फॉर्मेशन। तो एक इन्वेस्टमेंट की सिंपल से बोलते हैं कि इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक, मतलब किसी कंट्री में कितना कैपिटल स्टॉक कितना चेंज हो रहा है, उसको बोलते हैं अपन इन्वेस्टमेंट। तभी इसका इन्वेस्टमेंट को अपन इकोनॉमिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं आई से। इनकम को नहीं करते, इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आई से। तो मैंने यहाँ लिखा आई का हमारा फॉर्मूला होता है चेंज इन कैपिटल स्टॉक, जो लिखा। तो चेंज को हम कभी कभी डिनोट करते हैं किससे, डेल्टा से। जो ट्रायंगल वाला शेप है वो क्या है, डेल्टा है, ठीक है। और डेल्टा और स्टॉक को रिप्रेजेंट करते हैं हम के से। तो मैंने क्या लिखा कि यहाँ पर हमारा क्या हुआ, आई इक्वल टू चेंज इन के। आई क्या है, इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन, और डेल्टा के क्या है, चेंज इन कैपिटल स्टॉक। कैसे निकलता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है। ये हमारा था इन्वेस्टमेंट का छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब इन्वेस्टमेंट में कंपोनेंट्स रहते हैं। इन्वेस्टमेंट जैसे कि आप प्रोड्यूसर हो, तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो 2 तरीके से करोगे। या तो आप अपनी मशीन्स में, लैंड वगैरह में, बिल्डिंग में, इन सब में इन्वेस्ट करोगे पैसा, तो ये कैसा है, फिक्स एसेट्स वाला है, ठीक है। और एक दूसरा होता है जिससे आप रॉ मटेरियल खरीदोगे। आपके पास कुछ ऐसा सामान रखा होगा जो पिछले साल नहीं बिका पर अभी आपके पास रखा है, तो वो भी क्या है, इन्वेंट्री में माना जाएगा। तो हमारे पास दो तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है। एक होती है फिक्स इन्वेस्टमेंट, और एक होती है हमारे पास इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अलग अलग समझते हैं। देखो फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या है, जो अपन ने पहले पढ़ा था कि जो प्रोड्यूसर के फिक्स एसेट्स होते हैं, या फिर किसी भी देश में जो टोटल ओवरऑल फिक्स एसेट्स हैं, उस पर जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो क्या होता है, फिक्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और ध्यान रखना, फिक्स एसेट्स में क्या लगता है, डेप्रीसिएशन, ये मत भूलना। तो यही फिक्स इन्वेस्टमेंट पे जो डेप्रीसिएशन लगता था वही सेम था वहाँ पर भी, ठीक है। और फिक्स इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है, एक बार बताओ। अगर मेरे पास, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, अगर मेरे पास फिक्स इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, मतलब मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग वगैरह नहीं होगा, तो मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी, मतलब बनाने की कितनी मेरी कैपेबिलिटी है, वो कम हो जाएगी। ऐसी एक देश की भी प्रोडक्शन कैपेसिटी किससे पता चलती है, फिक्स इन्वेस्टमेंट से। अगर फिक्स इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो एक देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। मतलब अगर किसी देश को ग्रो करना है तो दोनों इन्वेस्टमेंट जरूरी है। फिक्स इन्वेस्टमेंट भी क्यों जरूरी है, बिकॉज अगर फिक्स इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तभी तो क्या बढ़ेगी, हमारी मशीन्स वगैरह, और मशीन्स वगैरह बढ़ेगी तो हमारा क्या बढ़ेगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी। और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गया तो जीडीपी बढ़ गया, और जीडीपी बढ़ गया तो एक देश की ग्रोथ हो गई। तो ये कॉन्सेप्ट रहता है फिक्स इन्वेस्टमेंट का, इसीलिए फिक्स इन्वेस्टमेंट जरूरी भी है। अब बात करते हैं सेकंड, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री ये आपने अकाउंट्स में भी देखा होगा। इन्वेंट्री होता क्या है, देखो इन्वेंट्री में 3 चीज़ आती है। एक आता है रॉ मटेरियल, और एक आता है आपके पास सेमी फिनिश्ड गुड्स, मतलब कि कुछ गुड्स पूरे साल में बन नहीं पाए, आधे बन पाए, पर वो भी तो आपका इन्वेस्टमेंट था। और तीसरा आता है जो आपका बिका नहीं सामान, अनसोल्ड। तो रॉ मटेरियल्स, एक आता है सेमी फिनिश्ड, और एक होता है अनसोल्ड। तो ये तीनों चीज़ों को कंबाइन करते तो हमारा क्या बनता है, इन्वेंट्री। अगर इन्वेंट्री नहीं होगी तो भी हमारा सामान नहीं बनेगा। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट के साथ दोनों जरूरी है, क्या हो, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी हो। अगर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, सपोज मैं बिजनेस कर रहा हूँ और मेरे पास इन्वेंट्री नहीं है, और अगले दिन मेरे को ये डर लगा रहेगा कि मेरे पास इन्वेंट्री आएगी या नहीं आएगी। अगर इन्वेंट्री मेरे पास प्रॉपरली, मैंने इन्वेंट्री में इन्वेस्ट किया होगा, तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास जो सप्लाई होगा रॉ मटेरियल का वो कैसा होगा, अनइंटरप्टेड। उसमें कोई दिक्कत नहीं आई मेरे को, और मेरे को वरी नहीं करना पड़ेगा उससे रिलेटेड। मतलब कि फ्यूचर में मेरे को रॉ मटेरियल की दिक्कत आएगी या नहीं आएगी, वो किससे दूर हो जाती है, अगर हम इन्वेस्ट करेंगे किसमें, इन्वेंट्री में। तो दोनों ही इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होती है। इन्वेस्टमेंट के 2 कंपोनेंट होते हैं। अब बात करते हैं ग्रॉस और नेट। ये भी एक कॉन्सेप्ट है हमारा, ग्रॉस और नेट। और भी ये बोलूँगा मैं, ये जो अपना जो ग्रॉस और नेट है, ये वाला नेशनल इनकम के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिकॉज ये जो फॉर्मूला अपन पढ़ेंगे आगे, हमको नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में काम आता है। तो ये समझते हैं क्या होता है। देखो अपन ने इससे पहले पढ़ा था कि कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर के फिक्स एसेट्स। और हमको पता है जो भी सारे फिक्स एसेट्स हैं उन पे क्या लगता है, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन मतलब कि जो सारे फिक्स एसेट्स होते हैं वो कभी ना कभी एक टाइम बाद ख़त्म हो जाएंगे। मतलब उनकी लाइफ होती है। जैसे मैंने कोई मशीन खरीदी तो उसकी कोई लाइफ होगी, मान के चलो मैंने रेफ्रिजरेटर खरीदी तो उसकी 15 ईयर्स लाइफ है। दैट मीन्स 15 ईयर्स बाद वो जो रेफ्रिजरेटर है वो काम करना बंद कर देगी। तो ओवर द ईयर्स उस पर क्या लगेगा, डेप्रीसिएशन। और ध्यान करो, अपन ने वहाँ पढ़ा था कि फिक्स एसेट्स 2 तरीके से खरीदते थे हम। या तो रिप्लेस करने के लिए, जैसे मैंने रेफ्रिजरेटर का एग्जांपल लिया, तो 15 साल बाद मेरे को
नई रेफ्रिजरेटर खरीदनी पड़ेगी। पर वो एक बताओ बात नई आई क्या? कुछ नहीं, पुरानी जो रेफ्रिजरेटर चल रही थी उसको रिप्लेस करके कौन आ गई? नई वाली। तो वो कैसा इन्वेस्टमेंट था मेरा? रिप्लेसमेंट वाला या फिर डेप्रीसिएशन वाला। ऐसे समझो, मेरी जो रेफ्रिजरेटर की मान के चलो 10 लाख की कॉस्ट थी, इतनी महंगी आती नहीं है, मान के चलो कि 10 लाख की मेरी कॉस्ट आई रेफ्रिजरेटर की, और वो 10 साल चलेगी। दैट मीन्स हर साल का अगर मैं डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करूँ तो कैसे निकलेगा? तो कैसे निकलता है वो? हमारी जो टोटल वैल्यू थी किसकी? रेफ्रिजरेटर की 10 लाख डिवाइडेड बाय उसकी कितनी लाइफ वो चलेगी, तो वो क्या था हमारा 10 ईयर्स, तो हमारा कितना निकला? 1 लाख। तो 1 लाख हर साल का हमारा क्या निकला? डेप्रीसिएशन। और जब मेरी 15 साल 10 साल बाद मेरी रेफ्रिजरेटर खत्म हो जाएगी तो मैं पैसा मेरे पास आ जाएगा, तो फिर मैं क्या करूँगा? वो वाली मशीन खरीद लूँगा और उसको रिप्लेस कर दूंगा। तो मैंने इन्वेस्टमेंट तो किया, पर वो इन्वेस्टमेंट कैसा था? वो सिर्फ रिप्लेस करने वाला था। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट अपन जो ओवरऑल होता है इकोनॉमी में, वो कौन सा होता है हमारा? वो होता है हमारा ग्रॉस कॉन्सेप्ट। और ग्रॉस में हमारे दो होते हैं, एक होता है नेट और एक होता है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन बस आप समझ गए होंगे, जो कि रिप्लेसमेंट वाला होता है, मतलब कुछ मशीन्स कुछ साल बाद खराब हो जाएंगी या ख़त्म हो जाएंगी, किसके कारण? बिकॉज वो फिक्स एसेट्स हैं, तो वो ख़त्म हो जाएंगी, तो उसके लिए फिर मैं नई मशीन लाऊंगा। तो वो मैंने क्या किया? पुरानी को हटा के नई लेके आया, तो मैंने रिप्लेस किया, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन। और कुछ मशीनें ऐसी होंगी जो मैं एकदम ही नया लाया हूँगा। एग्जाम्पल समझो, मेरी फैक्ट्री थी, वहाँ पर मेरे पास 4 मशीन थी 2012 में। ठीक है, 2012 में स्टार्टिंग में मेरे पास 4 मशीन थी, और 2012 के एंड में ही मेरे पास 6 मशीन हो गई। तो मैंने किसी को रिप्लेस नहीं किया, मेरे पास 2 मशीन एक्स्ट्रा आई। जो एक्स्ट्रा आई वो थी रियल इन्वेस्टमेंट, तो वो उसको अपन बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। और अच्छा, एक और कौन सा? रिप्लेसमेंट वाला। तो दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट बन जाता है? नेट प्लस डेप्रीसिएशन किसके बराबर होता है? ग्रॉस की। ये फॉर्मूला मत फॉरगेट करना, ठीक है, भूलना मत इसको। अब बात आती है डेप्रीसिएशन की, बिकॉज डेप्रीसिएशन इंपॉर्टेंट है, सारे फिक्स एसेट्स पे लगता है। अब एक बात बताओ, जब मेरे को पता ही है कि डेप्रीसिएशन लगता ही है, तो जैसे मैंने जो रेफ्रिजरेटर खरीदी थी, तो 10 साल बाद उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, तो 10 साल बाद एकदम से 10 लाख लाना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। तो मैं क्या करूं? मेरे को पता है 10 लाख की मशीन है और हर साल का डेप्रीसिएशन 1 लाख आ रहा था, तो हर साल मैं 1 लाख साइड करता जा रहा था। कहाँ पर? डेप्रीसिएशन रिजर्व फंड में। अगर उसमें मैं पैसा लगाता जाऊंगा तो उससे क्या होगा? मेरे पास 10 साल जब पूरे हो जाएंगे तो मेरे को एकदम से दिक्कत नहीं आएगी। मैं एकदम से, मेरे पास क्या होगा? एक फंड बना रखा रहेगा जिससे मैं उस मशीन को या उस रेफ्रिजरेटर को रिप्लेस कर सकूं। तो ये होता है डेप्रीसिएशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, हर साल अपन एक पैसा साइड करते हैं ताकि जब हमारी मशीन की लाइफ खत्म हो जाए तो हमारे पास एक फंड बना रहा है जिससे हम वाली मशीन को रिप्लेस कर सकें। तो डेप्रीसिएशन होता क्या है? वैसे ये समझो, डेप्रीसिएशन कुछ नहीं होता, अपन ने अकाउंट्स में भी पढ़ा था कि डेप्रीसिएशन मतलब होता है कि हमारे जो सारे फिक्स एसेट्स हैं उनकी जो वैल्यू ओवर द ईयर्स कम होती है, उसको बोलते हैं डेप्रीसिएशन। उनकी वैल्यू कम क्यों होती है? उनकी वैल्यू कम होती है देखो 3 कारण से। पहली बात, कोई भी मशीन को हम यूज़ करेंगे तो वो उसकी वैल्यू कम होगी, वियर एंड टियर बोलते हैं जिसको। सेकेंड होता है हमारा एक्सीडेंटल डैमेजेस, जो कि नॉर्मल रहता है कि अगर वर्कर्स वगैरह उस मशीन पे काम कर रहे हैं तो नॉर्मल डैमेजेस होते हैं, मेंटेनेंस और रिपेयरमेंट वाले कॉस्ट वो भी आएंगे, तो उसके कारण भी उसकी मशीन की वैल्यू डाउन होती रहती है। और तीसरा, हमको पता है कि हमारी जो मशीन हमने खरीदी है एक टाइम बाद टेक्नोलॉजी नहीं आ जाएगी, तो जो हमारी जो टेक्नोलॉजी पुरानी वाली है वो आउटडेटेड हो जाएगी, तो उसकी सीधी सी बात है वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसके कारण हमारा क्या लगता है? डेप्रीसिएशन लगता है। और डेप्रीसिएशन हमारा हर साल इसीलिए हम लगाते हैं ताकि हमारे पास जब मशीन खत्म हो जाए तो हमारे पास एक पैसा हो इकट्ठा, हम क्या कर सकें? अपने एक मशीन को नई ला सकें। तो ये होता है डेप्रीसिएशन का कॉन्सेप्ट।